विधि शास्त्र है ना। बेसिक बात देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, फिर प्रश्नों के अकॉर्डिंग चलते हैं। कभी बेसिक जो है वो भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लैटिन भाषा आप जानते ही हैं, ठीक है। दो शब्द हैं लैटिन भाषा के, ठीक है, उन्हीं से मिल करके बना हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो क्या क्या है, पहला है ज्यूरिश, ठीक है, पहला शब्द है ज्यूरिस। दूसरा शब्द है प्रूडेंसिया, ज्यूरिस प्रूडेंशिया, ठीक है। तो इन्हीं को मिल करके, ठीक है, बना आपका, ठीक। इसका हिंदी में अर्थ होता है विधि और इसका हिंदी में अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक। यहीं से निकल करके आया विधि के संबंध में ज्ञान, सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन फिर तमाम विधि शास्त्रियों के, तमाम लोगों के अपने अपने स्टेटमेंट रहे, क्या रहा, ठीक। दो चैप्टर अलग अलग हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दो चैप्टर अलग अलग हैं, उनको ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। बुक्स में भी अलग हैं, पढ़ते समय भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अपने से थोड़ा सा मिला करके पढ़िए तो आसान हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ है कि विधिशास्त्र इंट्रोडक्शन लिया जाता है, फिर इसके बाद दूसरी बात आती है विधिशास्त्रियों के अनुसार विधिशास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, क्या नेचर बताया गया है, ठीक है। तो डिफरेंस आता है, यहीं से डिफरेंस करना शुरू करेंगे तो हमें जब स्कूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, विधिशास्त्र के स्कूल्स पढ़ेंगे तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान पहले देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है विधिशास्त्र में, ठीक है। विधि के ज्ञान को से संबंधित है तो कौन कौन सा ज्ञान लेना है उसके बारे में अगर हम लोग देख लें, ठीक, यानी कि आपका सिलेबस क्या है, दूसरी भाषा में कहा जाए कि आपका सिलेबस क्या है, इस बात को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज समस्या हो जाती है, ठीक है। बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, अगर नहीं आप समझ पाए तो आप औसत से ज़्यादा पढ़ लेंगे, और औसत से ज़्यादा पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सामान्य तौर पे सिलेबस में क्या क्या आता है, ठीक है, शायद यहीं से आपको एक अंदाज़ा लग जाए मोटी मोटा कि हाँ किस दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है चीज़ों को, कैसा हम दृष्टिकोण रखें, क्या हमारे दिमाग में चले कि उसके आधार पर आसान हो जाए, आसान हो जाएगा। पहली चीज़, पहली बात जानना है विधिशास्त्र क्या है। इसका विषय एवं महत्व जानना है, ठीक है। विधिशास्त्र के बारे में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, उससे रिलेटेड होकर के क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका महत्व है, इस हिसाब से हमें जानना है, ठीक है। दूसरा है परिभाषा, इस विधिशास्त्र की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। यानी कि अनेक विधिशास्त्री अनेक प्रकार की परिभाषा दिए हैं, ठीक है। कोई नेत्र कहेगा, कोई ज्ञान कहेगा, कोई विज्ञान कहेगा, कोई फॉर्मल साइंस कहेगा, ठीक है, तमाम, कोई मानक कहेगा, स्टैंडर्ड कहेगा, नॉर्म्स नाम दिया जाएगा, तमाम तरीके से परिभाषाएं हैं, उनको हमें जानना है इंडिविजुअल विधिशास्त्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तथा तथा अन्य विषयों, जो विधि के विषय हों, से संबंध क्या है, ठीक। संबंध जानेंगे तो उपयोग जान लेंगे, ठीक। कुछ बातें अपने हिसाब से जानिए,
संबंध जानेंगे, उपयोग जान लेंगे, संबंध नहीं जान पाएंगे तो उपयोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो ये जो महत्व है, देखिए दोनों एक ही तरीके से अलग अलग बातें हैं, लगभग एक ही तरीके की हैं, फिर भी याद करने के लिए इस दृष्टिकोण से पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगली बात क्या है? ठीक है, फिर अगला चीज है विधिशास्त्र की प्रकृति, नेचर क्या है? एक ही से रिलेटेड सब है। नेचर क्या है विधिशास्त्र की, इसको जानना है। ठीक है, क्या नेचर है, वो चीज जब हम जानेंगे तब, और यानी ये तीन बातें, ठीक, तीन बातें, क्या विषय क्षेत्र है, क्या महत्व है, क्या डेफिनीशन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या नेचर है, ये सब, ठीक, तब हमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा पूरा होता है। यानी कि अगर इन तीनों बातों को लिया जाए तब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा होता है कि हाँ ये क्या है, कैसे है। ठीक, इसके बाद है विचारधाराएं। नेक्स्ट इसका जो इशू है वो है विचारधाराएं। ठीक है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, किन विचारधाराओं में क्या क्या बात। अब विचारधाराएं विधिशास्त्र के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे जब नेचर तक जाएंगे तो ये विधिशास्त्र विधि के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कि विधि क्या होती है। ठीक है, तो उस रूप में विचारधाराओं की बात आती है। तो विचारधाराएं विधि शास्त्र को भी स्पष्ट करती हैं, विधि को भी स्पष्ट करती हैं, सोर्स ऑफ लॉ को भी स्पष्ट करती हैं, बहुत तरीके से कैसे हम आगे की ओर बढ़ते रहें इस बात को भी स्पष्ट करती हैं, कैसे हमें पिछली बातें सिखाती हैं इस बात को भी स्पष्ट करती हैं। तो इन विचारधाराओं को हमें अलग अलग करके पढ़ना है, क्योंकि हमें प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है, कौन से विधिशास्त्री किस विचारधारा से रिलेटेड है। तो कोई विधिशास्त्री ये नहीं कहता है कि हम इस विचारधारा से रिलेटेड हैं, हम प्राकृतिक विचारधारा से रिलेटेड हैं, हम सामाजिक विचारधारा से रिलेटेड हैं, हम एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड है, ये नहीं कहता है। बल्कि उसके द्वारा कही गई बातें, उसके द्वारा किए गए इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण, सारी चीज़ों को देखते हुए बताया जाता है कि इस विधिशास्त्री की विचारधारा, ठीक है, इस स्कूल से मिलती है, ये नेचुरल सोच रहे हैं, ये हिस्टोरिकल सोच रहे हैं, ये सोशल सोच रहे हैं, क्या यह सोच रहे हैं, उनके द्वारा कही गई बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं। तो सामान्य तौर पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किन किन विचारधाराओं को पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा आएगी, ठीक है, एनालिटिकल स्कूल आएगा, ठीक, ऐतिहासिक विचारधारा आएगी, हिस्टोरिकल स्कूल आएगा, ठीक है, दार्शनिक विचारधारा आएगी, फिलोसफिकल स्कूल आएगा आपका, ठीक है, सामाजिक विचारधारा आएगी, सोशल स्कूल आएगा, ठीक है, नैतिक आएगी, इथिकल विचारधारा आएगा आपका, ठीक है, प्राकृतिक आएगा, प्राकृतिक विचारधारा इसी से रिलेटेड है,
नेचुरल स्कूल आपका आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से हैं, इन्हीं में नाम भी चेंज होता रहेगा, ठीक है, इन्हीं में नाम भी चेंज होता रहेगा और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तुलनात्मक विधिशास्त्र मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से तमाम नाम आएंगे, ठीक। इसको आप जानिए, यथार्थवादी शब्द यूज हो जाएगा, लेकिन मूल तौर पे ये नामों के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अगला है विधि के स्रोत। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है विधि के स्रोत क्या हैं, ठीक है। विधि के स्रोत क्या क्या हैं, सब अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। रूढ़ियाँ, जैसे कि रूढ़ी, ठीक है, जो कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक। न्यायिक निर्णय, ये क्या होते हैं, न्यायिक निर्णय, न्यायालयों द्वारा बनाई गई विधियां क्या होती हैं, ठीक। विधायन, लेजिस्लेशन, ठीक है, विधायन के रूप में हमको पढ़ना है, ठीक है, विधायन के रूप में पढ़ना है। तो ये अलग अलग पढ़ना है। फिर कुछ संकल्पनाएं पढ़नी है, ठीक है, विधि की संकल्पनाएं जिनका यूज आप जानते हैं, जिनका यूज आप लगातार अपने जो सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉज हैं उनमें पढ़ते हुए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है, वो होता है, तो वो होता क्या है, जिसमें संकल्पनाओं में आप आएंगे विधिक अधिकार एवं कर्तव्य, विधिक अधिकार, विधिक कर्तव्य, ठीक। तो देखा जाए जो भी वाद विवाद हैं अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के ही हैं। क्या हमारा लीगल राइट होगा और क्या दूसरे का विधिक कर्तव्य होगा, क्या हमारा दूसरे के लिए विधिक कर्तव्य होगा, ठीक है। इन्हीं के डिस्प्यूटों से फैक्ट इन इशूज, चार्जशीट और तमाम चीज़ों का निर्माण होता है, जिसके लिए आप प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ की अपराध होगा, ये नहीं होगा, इस तरह किया जाना, संविदा होगा तो आपका अधिकार संविदात्मक अधिकार बनेगा, ठीक है। आपके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसी के आधार पर निर्धारण किया जाता है। विधि किन अधिकारों को किस रूप में मान्यता देती है और क्यों मान्यता देती है उससे, और दूसरे का कर्तव्य क्या है और क्यों है उससे रिलेटेड जो संकल्पनाएं हैं वही अधिकार और कर्तव्य के चैप्टर के रूप में आपको यहाँ पर पढ़ना है, बेसिक बातें, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है या व्यक्तित्व कह सकते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, यानी कि विधि के लॉ के सब्जेक्ट मैटर में किसे व्यक्ति मान करके कार्य किया जाए उससे रिलेटेड बातें होती हैं। तो जब उनको हम देखेंगे तब हमें लगेगा कि अच्छा ये व्यक्तित्व है। क्यों व्यक्ति की परिभाषा आईपीसी में लिखी गई कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे, ठीक, क्या होगा क्या नहीं। संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो कौन से फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को मिलेंगे, कौन से नागरिकों को मिलेंगे, तो क्या इनका अस्तित्व है, उससे रिलेटेड बातें, यानी कि ऐसी मान्यताएं क्यों बनी कि संविधान में सभी व्यक्तियों को प्राप्त फंडामेंटल राइट, नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट, इस तरीके की बातें लिखनी पड़ी। नहीं तो कुछ भी लिख दिया गया होता, सबको मिल ही जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। तो व्यक्तित्व क्या होता है, किस तरीके से उसका निरूपण होता है, ठीक, कैसे कैसे उसके पक्ष में मान्यताएं बनती हैं, व्यक्ति में आपको व्यक्ति चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद स्वामित्व और कब्जा, संपत्तिगत अधिकार होते हैं। दो प्रकार के संपत्तियों के अधिकार होते हैं। स्वामित्व, ठीक है, ऑनरशिप किसकी होगी, कौन स्वामी माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, स्वामी होने के लिए क्या क्या कैटेगरीज होनी आवश्यक है कि आपको स्वामी मान लिया जाए। इसकी बेसिक संकल्पनाएं जब आप जानेंगे तो आपको स्वामित्व और कब्जेदारी से संबंधित किसी भी विवाद में, सिविल लॉ में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ नहीं जान रहे हैं तो वहाँ सिर्फ रटना है, और सिर्फ रटने का क्या परिणाम निकलेगा आप भी जानते हैं। तो आपके सिविल लॉज में दो बातें आती हैं, स्वामित्व आता है और कब्जा आता है।
ये दोनों पजेशन के बारे में, ठीक। कहाँ से आप देखते हैं अपराध में भी कई ऐसे संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं जो कब्जे से रिलेटेड हैं, कुछ स्वामित्व से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है, आधिपत्य से रिलेटेड हो सकते हैं, आधिपत्य यानी कब्जा, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, आखिर क्यों ऐसे अपराधों को, चोरी को कब्जे के विरुद्ध तो अपराध माना गया लेकिन जो है स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं माना गया। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि क्या ऐसा हुआ, क्यों ऐसा है कि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध ना होकर कब्जे के विरुद्ध अपराध माना गया है, तो जब तक आप स्वामित्व और कब्जे की क्राइटेरिया नहीं जान रहे हैं इस बात का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बेयर एक्ट्स हैं, जो हमारे सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज हैं, उनको हम पढ़ते हैं, बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं, सारी चीज़ें हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उसी से रिलेटेड जब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात पूछ ली जाती कि ऐसा क्यों है, तो हमें कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है, तब हमें कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है, और समस्या हो जाती है तब फिर उसका उत्तर नहीं दे पाते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, ठीक है, और संविदा का भंग हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रतिकर कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसी का नफ़ा नुकसान नहीं हो, केवल संविदा कागजों में आई हो, कोई लेन देन ना हुआ हो, किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष हानि की बात ना हो और संविदा भंग हो जाए, फिर भी कंपनसेशन देना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, ठीक है। या संविदा के तहत लिया गया लाभ वापस भी करना पड़ता है भंग करने वाले को, और नहीं भी वापस करना पड़ता है यदि आप जो है आपकी गलती नहीं है। तो ये आखिर क्यों ऐसा है, तो ये कौन सा संविदात्मक संबंध सृजित हो रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है कि कैसा संविदात्मक संबंध सृजित हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ में जब आप जाएंगे तो एक एंजिलोटी जी का एक थ्योरी है, पेक्टा सेंट सर्वेंडा, ठीक है, संविदा सर्वथा पार्लिये। तो वो थ्योरी का अर्थ क्या हुआ, उस थ्योरी को ऐसा क्यों बनाया गया। चलिए आज कह सकते हैं कि अपने देश में, ठीक है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में हम हैं तो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई विधियों को लागू किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सुपर गवर्नमेंट नहीं है। हर नेशन की अपनी गवर्नमेंट है, कोई सुपर गवर्नमेंट नहीं है, यूएनओ सुपर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सब कुछ बनी रहे, पीसफुल माहौल बना रहे, आपस में विवाद ना हो। देश भी जो कि संप्रभु राष्ट्र होते हैं, सॉवरेन कंट्रीज होते हैं, सॉवरेन नेशंस होते हैं, ये आपस में समझौता करके स्वयं से बाध्यता पैदा करके, ठीक है, उसके पक्ष में कार्य करते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में पीसफुल माहौल बना रहे। आखिर ये बात कहाँ से आती है, ठीक है। क्या विधि को लाठी डंडे के जोर से ही लगाया जो है लागू किया जा सकता है, या विधि की अपनी कोई वैल्यू है, तो वही वैल्यू है जो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे कि विधि स्वतः किस प्रकार क्रियाशील होती है, कैसी बाध्यता लोग मानने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, परिणाम निकल करके आता है। तो वो विधि शास्त्र उसकी मूल को बताता है, ठीक है। कहने का मतलब आपके देश में कोई भी रूल रेगुलेशन बन रहा है, ठीक है, तो रूल रेगुलेशन बनने के साथ दो बातें आती हैं, हम मानने को भी तैयार रहते हैं, ये प्रभाव होता है विधि का कि हम मानने को भी तैयार रहते हैं, और अगर हम उल्लंघन करते हैं तो राज्य बैठा हुआ है दंड देने के लिए भी, इस दबाव में भी मानने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर मेंटली मानने को नहीं तैयार हैं तो दंड मात्र हमको विधि के अनुरूप नहीं ढाल सकता। जैसे परिवार के मध्य, ठीक है, जैसे परिवार के मध्य कोई सुपर स्टेट का फार्मूला नहीं है कि वो विधि को लागू कराएगा, दंड देने की शक्ति है या कुछ भी है, फिर भी माता पिता का सम्मान किया जाना, उनकी बातों को माना जाना, गार्जियन के अनुसार कार्य किया जाना, ठीक है, तमाम एक ऐसी बातें हैं जो हम स्वतः से अपनाने को तैयार रहते हैं। ये भी तो एक विधि है, ठीक। तो विधियों में ऐसा प्रभाव क्या, क्यों, कैसे, चाहे वो परिवार के मध्य हो या लोगों के मध्य हो, ठीक, वही संबंध, वही क्षेत्र, वही सब कुछ आपका विधिशास्त्र क्लियर करता है कि किस तरीके से हमारी मानसिक स्थिति है जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। यह मेरा है, यह तेरा है, ठीक है, तमाम बातें हैं। तो मेरा तेरा भी विधि के अंतर्गत ही आता है, बहुत ही व्यापक क्षेत्र है विधि शास्त्र का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो हम लोग तो फिलहाल प्रश्नों के हिसाब से सीमांकित कर रहे हैं, ये एक अलग बात है।
ठीक है। हम लोग प्रश्नों के हिसाब से सीमांकित कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं, लिमिट बना दे रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद से बैठ करके सोचिए या स्वयं से बैठ के विधिशास्त्र पढ़ रहे हो तो आप आजीवन पढ़ते रहेंगे, विधिशास्त्र का अंत कभी नहीं होना है। तो वो सोच को जो इस सिलेबस में लाया गया है, जो बेस बनाया गया है, जो विधि का दर्शन बनाया गया है, कार्य कारण सिद्धांत बनाया गया है, माना गया है, वैसी चीज़ों को हम इस विधिशास्त्र सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद लाके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसी को सबसे हल्के ढंग से पढ़ाया जाता है, ये हमारी आपकी समस्या है, ठीक है। हम लोग भी थोड़ा हल्का करके ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का करके ही पढ़ेंगे। तो ये कुछ आपके सिलेबस हो गए जो सामान्य तौर पर हैं, जिनके अंतर्गत हमको बहुत सी बातें पढ़नी है। यानी एक सोच बनानी है विधि की दिशा में, एक अपने दिमाग का पैटर्न बनाना है विधि की दिशा में। जहाँ तक मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सब्जेक्ट हमें इतना मैच्योर कर देता है कि जो अदर सिलेबस में, अदर बेयरएक्ट्स या अदर के माध्यम से जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, जिन पेपर्स को हमें पढ़ना है, उनके भी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ऐसी हमारी गंभीरता, स्वयं की ग्रेविटी ऐसी बढ़ जाती है कि वहाँ पर हम उसका यूज करते हुए, ठीक है, उन पेपर्स को, उन सब्जेक्ट्स को आसान बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया, जूरिस प्लस प्रूडेंसिया, विधि का ज्ञान, ठीक है, विधि का ज्ञान। तो आईपीसी एक विधि है अगर, तो उसका ज्ञान किसे होगा, जो विधि का ज्ञान लेना जानता हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर एक विधि है तो उसका ज्ञान किसे होगा, जो ज्ञान लेना जानता हो। यानी कि विधिशास्त्र का अरेंजमेंट अगर हम सीख लें तो हम अपने जो बेयरएक्ट्स वाले रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम लगातार पढ़ते हैं, उनका अरेंजमेंट खुद ब खुद कर सकते हैं। तो इसका लाभ डबल है। विधिशास्त्र की सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका डबल लाभ है। एक तो यहाँ से प्रश्न भी मिलेंगे डायरेक्टली, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा लाभ ये है कि हमें इस प्रकार से मैच्योरिटी आ जाएगी, हमारा दिमाग इस प्रकार से फ्लुएंट हो जाएगा कि अदर लॉज भी पढ़ते समय हमें अब आसानी हो जाएगी। इसलिए ये सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों में से है, ठीक है। क्लियर है।